नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द साइंस की श्रृंखला लेकर आने वाला हूं। तो मैं चूँकि साइंस में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जीव विज्ञान से बनते हैं, तो उसी की जो मैं बात करने जा रहा हूं और उसी को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चूँकि ये एक बुकलेट है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको सॉल्व करवा दूँ, क्योंकि कुछ लोगों का पेपर आने वाला है सीटेट का, तो उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। तो इस वजह से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और उनको मैं वन लाइनर टाइप में सॉल्व करवा दूंगा। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं क्या क्या होती हैं? जैसे देखिए, जंतु विज्ञान, जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। देखिए, जीव विज्ञान या जो विज्ञान की जो शाखाएं हैं उसको तो मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। 3 भागों में कौन कौन सी? एक तो फिजिक्स हो गई, दूसरी केमिस्ट्री हो गई और तीसरी बायो होगी। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में हम जंतु विज्ञान यानी जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और बायोलॉजी में हम बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? बॉटनी में हम प्लांट का अध्ययन करते हैं। तो चूंकि हम जूलॉजी के बारे में देख रहे हैं, तो देखिए, जंतु विज्ञान क्या अध्ययन कराता है, जूलॉजी किसका अध्ययन कराती है? तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित या मृत जानवरों दोनों का। क्लियर है? जीवित या मृत जानवरों दोनों का अध्ययन कराती है। अब अगला है सुमेलित। सुमेलित कौन कौन सा है? तो सही सभी सुमेलित हैं, यानी कि पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, जो पक्षी का अध्ययन हम जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी। और वंशागति का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो वंशानुगत का अध्ययन हम जेनेटिक्स विज्ञान में करते हैं, जेनेटिक साइंस में हम करते हैं। पर्यावरण इकोलॉजी में करते हैं, पर्यावरण का अध्ययन हम इकोलॉजी में करते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन हम किस में करते हैं? पैलियोबायोलॉजी में। जीवाश्मों का अध्ययन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। जीवाश्मों का अध्ययन किस में करते हैं? फॉसिल्स, जीवाश्मों का अध्ययन हम साइंस की पैलियोबायोलॉजी में करते हैं। फूलों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, फूलों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कीटों का अध्ययन किस में करते हैं? तो कीटों का अध्ययन हम करते हैं कीटों का अध्ययन हम करते हैं एंटोमोलॉजी। आगे देखते हैं, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, वो क्या है? वो है जननांकी। क्या है? जननांकी है। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, जननांकी है। विभिन्न संस्कृति के विवरण, वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब कहा गया है कि जो हमारी संस्कृतियां हैं, जैसे हड़प्पा संस्कृति हो गई, आर्यवैदिक संस्कृति हो गई, या इस तरह की जितनी भी और संस्कृतियां हैं, उनकी जो वैज्ञानिक अध्ययन है, जो साइंटिफिकली जो दिया जाता है, क्लासिफिकेशन दिया जाता है, जो तुलनात्मक अध्ययन दिया जाता है, उसको हम किस में अध्ययन करते हैं? तो उसका अध्ययन हम एथनोलॉजी में करते हैं। किसमें? एथनोलॉजी। कहने का मतलब है विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन हम एथनोलॉजी में करते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, बुद्धि व पद्धति के अध्ययन। जैविक जगत मतलब जो बायोलॉजिकल में जो होता है कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन को किस मशीनी जगत में उपयोग करते हैं? तो उसको हम बायोनिक्स, इसको समझ लीजिए। कहने का मतलब है जो बायोलॉजिकली जो भी कार्य होते हैं, गुण होते हैं, इसके अध्ययन के इस ज्ञान को मशीन जगत में उपयोग करने को कहते हैं। अब इसको हम अगर जो है इलेक्ट्रिक में यूज करें तो उसको हम क्या करते हैं? बायोनिक्स। जैसे रोबोट का बनना, तो मतलब अगर मानो किसी पेड़ को पानी दे रहा है तो क्या हो गया? वो जैविक जगत में हो गया। लेकिन अगर कोई रोबोट किसी पेड़ को पानी दे रहा है तो वो क्या हो गया? बायोनिक्स हो गया, यानी कि उसका हम मशीन जगत में उपयोग कर रहे हैं। आगे पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो जगत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो जगत के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? पैलियो जगत के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पादप जीवांशों या फॉसिल्स प्लांट का। पैलियो मैंने अभी बताया, अभी आपने देखा है पैलियो बायोलॉजी। तो पैलियो में हम 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। पैलियो फॉसिल्स
प्लांट्स का या फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं तो ये क्या है, ये पैलियो वनस्पति है। पैलियो वनस्पति समझ में आया ना। पहले देखिए पैलियो वनस्पति का यहाँ पर वनस्पति का मतलब यहाँ पर ये रखा गया है। वनस्पति का मतलब क्या है भाई, वनस्पति मतलब बॉटनी। तो जीवाश्म का अध्ययन हम जिन जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं उनको हम कहते हैं, अगर हम एनिमल्स का करेंगे तो फॉसिल्स एनिमल हो जाएगा, यहाँ पर फॉसिल प्लांट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। रेशम कीट पालन को हम कहते हैं, रेशम, ये महत्वपूर्ण है, रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी को हम एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अब इसके आगे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है भाई, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है। अगर कोई बंदा फूलों की खेती कर रहा है तो साइंटिफिक उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा, और फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहा जाएगा। सब्जियों की खेती, वेजिटेशन, सब्जियों की खेती ओलरीकल्चर कहलाती है। सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, ओलरीकल्चर। और फलों की खेती पोमोलॉजी। देखो फूल आए तो फ्लोरो, फ्लावर से फ्लोरो कर दो, फूल हो गया, फूलों की खेती। और फल आए तो पोम फल होता है, ठीक है, तो पोमोलॉजी। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी। पीसीकल्चर मत्स्य पालन या मछली पालन। और हॉर्टिकल्चर फूल। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं हम, फूल का अध्ययन करते हैं। सही सुमेलित है कौन कौन सा, तो ये सभी सही सुमेलित है। इसमें लेक्सिकोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो है शब्दों का संकलन किया जाता है। क्या किया जाता है, शब्दों का संकलन किया जाता है। फिलोलॉजी क्या है, देखो फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन करता है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन कराता है। आइकोनोग्राफी क्या है, आइकोनोग्राफी जैसे किसी चित्रकला का या किसी प्रतिमा के ऊपर उभरा हुआ अंकुरित चित्र का, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, आइकोनोग्राफी क्या है, तो आइकोनोग्राफी है किसी प्रतिमा के ऊपर या किसी चित्रकला का हम अध्ययन करते हैं। किसी पत्थर के ऊपर उकेरी गई चित्रकला या किसी पत्थर के ऊपर बनाई गई चित्रकला या इन सब चित्रकलाओं, प्रतिमाओं का या मूर्तियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आइकोनोग्राफी कहलाता है। विटीकल्चर क्या है, विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए बना जाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए कहता है, या अंगूर की खेती को हम साइंटिफिकली विटीकल्चर बोलते हैं। जैसे पीसीकल्चर क्या हम बोलते हैं, पीसीकल्चर हम फिशिंग को बोलते हैं। और अगर बात करें जाए फूलों की खेती फ्लोरी, फ्लावर से फूल फ्लोरी। अगर फलों की तो पोमोलॉजी। अगर फूल का ऐसे नॉर्मली अध्ययन कहा जाए तो हार्टिकल्चर। ओके, सब्जियों का ओलरीकल्चर, तो ये मैं बता चुका हूँ। आगे देखिए, कीट संवर्धन कई बार पूछा गया है, कीट संवर्धन। तो कीट संवर्धन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन मतलब उसको संजो के रखना, उसको बढ़ाना, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्म अर्थवर्म का केचुआ को हम क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। इसको किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, इसको किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धरती के नीचे रहता है, और धरती के नीचे से ये जब ऊपर आता है तो नीचे की मिट्टी को ऊपर लाता है। क्योंकि नीचे की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, फर्टिलिटी अधिक होती है उसकी, तो वो क्या काम करता है, वो नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे पहुँचाता है। तो इससे केचुए को हम लोग क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहा जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। जेरेंटोलॉजी का संबंध किससे है, तो वृद्धों के अध्ययन से। अगर हम वृद्धों का अध्ययन करते हैं तो वो जेरेंटोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स भाई किसी मनुष्य के आनुवांशिक अध्ययन को जेनेटिक्स बोलते हैं। आनुवांशिकता के अध्ययन को, किसी मनुष्य के अंदर आनुवांशिकता के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है। पैडोलॉजी, पैडो मतलब मिट्टी, पैडो जहाँ पर वर्ड आ जाए मिट्टी, ठीक है, तो पैडोलॉजी हम मिट्टी के विज्ञान से जिसका अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन जब हम करते हैं जिससे, उसे हम पैडोलॉजी कहते हैं। पैडोलॉजी से हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो से बना अस्थि, ठीक है, तो अस्थियों का अध्ययन हम, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन हम ऑस्टियोलॉजी से करते हैं। देखिए, अस्थि और उपास्थि दो होती हैं। अस्थि कठोर होती हैं, उपास्थि बहुत लचीली होती हैं। उपास्थि जैसे हम कान की हमारी क्या है हड्डियाँ, उनको हम उपास्थि बोलते हैं। ठीक है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सर्पेंटोलॉजी। ये भी पूछा गया है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। फिलाटेलिस्ट क्या है, फिलाटेलिस्ट सिंपल सी बात है, डाक टिकट जमा करता, जो डाक टिकट जमा करता है उसको हम फिलाटेलिस्ट बोलते हैं।
साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में बेमेल क्या है? तो इन सब में साइकोलॉजी बेमेल है, क्योंकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। इसमें आपके किसी भी शरीर के अंदर की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। आपको मनुष्य के उन गुणों से उसकी मनोदशा को समझना होगा कि वो क्या चाहता है, वो क्यों परेशान है। तो ये मनोवैज्ञानिक, और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मनुष्य को आना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हर कोई किसी न किसी कारणवश परेशान है, लेकिन उसकी परेशानी को हम इस तरह नहीं समझ सकते हैं। उसकी परेशानी को हम उसके मनोवैज्ञानिक ढंग से या साइकोलॉजी सिस्टम से ही समझ सकते हैं कि आखिर, और साइकोलॉजी सिस्टम से ही हम उन सब चीज़ों को दूर भी कर सकते हैं। मनुष्य की परेशानी का कारण ये नहीं कि वो बीमार ही हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में उगने वाले, जहाँ पर मिट्टी में ना, पानी में उगती हूँ। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब पानी होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन या मिट्टी के अलावा पानी में पाए जाने वाले पौधे, मिट्टी में ना पाए जाने वाले, मिट्टी को छोड़कर, ठीक है, पानी में उगने वाले या पानी में संवर्धित करने वाले पौधों को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लिथोट्रिप्सी देखिए, गुर्दे की पथरी के किरणों द्वारा तोड़ना, मतलब आपने लेज़र बीम सुना होगा, तो जो है उसका ऑपरेशन। तो ये लिथोट्रिप्सी एक प्रकार से यही काम करती है कि गुर्दे के अंदर जो पथरी होती है उनको एक लेज़र बीम द्वारा तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में महीन महीन करके निकाल दिया जाता है। तो इसी को हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। आगे देखते हैं, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। जीव का उद्गम कब हुआ है? जैव विकास की बात कर रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार मतलब वर्तमान में जो जानकारी मिल रही है, पृथ्वी पर जीवों का उद्गम लगभग कब हुआ है? तो पृथ्वी पर बहुत ही लंबा समय हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइगर पीसीएस में। दोस्तों, आज मैंने साइंस की क्लास स्टार्ट की है, और चूँकि ये एक PDF के रूप में है जिसको हम आगे बढ़ा के चल रहे हैं। अभी हम विधिवत जो है हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर कमेंट्स करें कि ये साइंस की क्लास अगर मैं PDF के रूप में सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका इससे फ़ायदा होने वाला है। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। सोचिए, अगर आप 2-3 बार आप इसको सुन लें तो चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा, मैं जो हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो विधिवत जो है क्लास के रूप में होगी, और आप उसको देख सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आप देख सकते हो 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन आया है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव किसे माना जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव आया वो नीली हरी शैवाल था। इसीलिए कहा था सब पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम जीव, सबसे पुराना जीव नीली हरी शैवाल है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृतिवाद या प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। तो डार्विन एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या प्रस्तुत किया? प्रकृति के संदर्भ में ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब अपने आप को वातावरण में रहने के लिए स्ट्रगल करना। वेरिएंस एंड अलग अलग तरह के जीवों से, तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिर अपने आप को उनमें फिटेस्ट साबित करके सर्वाइव करना। मतलब सभी से स्ट्रगल करना। भाई, हम वातावरण में रहेंगे तो हमको समस्याओं से जूझना पड़ेगा, और हर तरह के वातावरण में रहने के लिए तो ये विशेष तरह से जो है बात सही कही है कि हमको अपने आप में, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम बर्फीले इलाकों में चले जाएंगे तो वहाँ पर हमको अपने आप को सेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो पाएगा कि हम जैसे कपड़े यहाँ पहनते हैं वैसे कपड़े हम वहाँ पर भी पहनेंगे। कहने का मतलब है, अगर कोई विषुवत रेखा पर रह रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर उन्हीं कपड़ों में वहाँ रह लेगा, ऐसा नहीं। और जो वहाँ पर रह रहा है वो उन कपड़ों में यहाँ पर रह सकता है, नहीं एडजस्ट कर पाएगा। तो इसी को कहते हैं सर्वाइव करना, ठीक है। तो उसके अनुसार ढालना पड़ता है अपने आप को। विकासवाद का सिद्धांत पूछा गया क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। जैव विकास
एवोल्यूशन को समझाया किसने? तो एवोल्यूशन को लैमार्क ने समझाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैमार्क ने एवोल्यूशन को समझाया, मतलब जीव के विकास को समझाया किसने सर्वप्रथम? तो लैमार्क ने सर्वप्रथम समझाया। विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित है, तो सभी सुमेलित है इसमें। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया। एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना बीडल और टैटम ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, टेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दी। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दी। ऑपरेशन अवधारणा ऑपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड। ऑपेरॉन अवधारणा या ऑपेरॉन थ्योरी किसने दी? जैकब एंड मोनोड ने दी। विकास का मुख्य कारण क्या है? विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है। विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है। विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। मतलब अगर जीव विकास में हम देखें कि जो सांप के पहले पैर हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, तो इसके लिए क्या बताया? अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग बताया गया। आप मनुष्य में दे सकते हो, मनुष्य में पुच्छ कशेरुकाएं पाई जाती थी, वर्तमान में नहीं पाई जाती। तो ये क्या बताया गया? ये बताया गया कि जिन अंगों का प्रयोग हम करते हैं वो अधिक विकसित और जिनका हम प्रयोग कम करते हैं वो कम विकसित या धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, तो जो हमारी चीता है, चीता जो हमारे देश की सबसे बड़ी बिल्लियों में से सबसे बड़ी प्रजाति की है, वो जो है हाल ही में विलुप्त के कगार पर विलुप्त हो चुकी है। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नान मानव। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन माना जाता है? क्रो मैग्नान मानव। क्रो मैग्नान मानव के बारे में एक विशेष जानकारी कि वर्तमान मानव से अधिक डेवलप माइंड था क्रो मैग्नान मानव का। वर्तमान मानव से अधिक डेवलप माइंड था क्रो मैग्नान मानव का। आर्कियोप्टेरिक्स का विकास कब हुआ? तो आर्कियोप्टेरिक्स का विकास जुरासिक युग के सर्वपुरातन पक्षी है या जुरासिक युग में हुआ था। इनको पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी माना गया है। आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी माना गया है। तो इनका विकास कब हुआ था? इनका विकास जुरासिक युग में हुआ था। ओके, तो दोस्तों इतना समझ में आया और रोज़ मैं आपको इसी तरह पेपर सॉल्व करवाता रहूँगा। आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए, आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम लगा है उसमें आप 100% मार्क्स कर पाएंगे। साइंस से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।